प्रशांत किशोर जी आ गए हैं बिहार के चुनाव में और उनका पार्टी भी हर 234 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। तो कितना फर्क डालेंगे, एनडीए को इससे फायदा होगा या लॉस होगा? ये लोग अभी आए हैं, चुनाव का समय है, अभी घूमेंगे फिर कहीं और चले जाएंगे, अपना काम करने चले जाएंगे, धंधा पानी करने चले जाएंगे, बिजनेस करने चले जाएंगे। ये लोग बिजनेसमैन हैं। अभी उनको 5-10 साल मेहनत करना पड़ेगा। बिहार में तेज प्रताप जी राजद से निष्कासित होने के बाद 3-4 छोटी मोटी पार्टियों का गठबंधन बना करके और फिर से मैदान में आ गए हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा भी उन्होंने कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि राजद से इनका हट जाना, निष्कासित हो जाना एनडीए के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? तेज प्रताप दिल का ठीक आदमी है और हम समझते हैं कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। जो भाई भाई वाला दुश्मनी होता है ना, वो उनके परिवार में निभाया जाता है। ये स्थिति वहां बनी हुई है। नीरज सिंह बबलू अगर मुख्यमंत्री होते तो पीएचईडी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करते? गरीब आदमी 20 रुपए का पानी खरीद के पिए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना अलग से पैकेज वाटर भी लाएंगे पीएचडी की तरफ से, और वो पैकेज वाटर हम लोग हर घर में पहुंचाएंगे और सस्ते दर पर पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रयास है। हेलो है, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज लुक एंड आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक राजनेता हैं बल्कि गरीबों के मसीहा हैं। बिहार सरकार में पीएचईडी विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी। नीरज जी, वेलकम टू आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप गरीबों के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं, विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, प्रेरणा तो जो एक संस्कार होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो सामाजिक माहौल होता है, उससे प्रेरणा मिलता है। और हम लोग भी कोई अमीर घर से नहीं आते, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गांव से निकल करके आए थे। और जो गांव में घर में माहौल देखते रहते थे कि भाई ठीक है, एक तो हम लोग अमीर नहीं, पहले बताए मध्यम वर्ग, लेकिन हमारे नीचे भी लोग हैं, तो उनके साथ जो परिवार के लोगों का व्यवहार आता है, कभी कोई गरीब लोग आ गए तो उनको कैसे मदद किया जाता है, वो संस्कार परिवार से मिलता है, घर से मिलता है। और धीरे धीरे जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए तो फिर क्या नीड है लोगों का, क्या आवश्यकता है, उस पर काम करना शुरू किए। जब एमएलए बनने का मौका मिला तो बड़े पैमाने पर इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। और हम पहला हमारा प्राथमिकता रहता है कि गरीब कल्याण का जो काम है, जो गरीबों का पर्सनल इशू है, कुछ वो बताता है, तो जरूर कोशिश करते हैं कि पहले उनका काम कर दे, फिर बाकी लोगों का काम हो। तो गरीबों के समस्या सुनने वाले कम लोग होते हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि गरीबों का सुना जाए। पानी जो है जिंदगी के लिए काफी जरूरी अहम चीज है और खासकर उत्तर बिहार में पानी की बहुत सारा समस्या होती रहती है। तो आपका जो विभाग है, पानी शुद्ध पिलाया जाए, इसके लिए क्या किस तरीके के कदम उठा रही है? देखिए, जो हमारा विभाग है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से विभाग का काम स्टार्ट हुआ। नल जल की योजना लगभग 2018 में शुरू की गई थी और ये देश में पहला राज्य बिहार है जो हर घर नल का जल का काम शुरू किया, और इसका व्यापक असर भी हुआ। और हम ये मानते हैं कि बिहार का नकल ही पूरे देश में स्टार्ट हुआ। और जिस तरह से बिहार में नल जल का काम किया गया, काफी प्रभावशाली तरीके से काम किया गया, लेकिन थोड़े दिन बाद थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी आनी शुरू हुई, टूट फूट होना शुरू हुआ। काम के क्वालिटी में जो भी गड़बड़ी हुआ हो, लोग चर्चा किया करते, लेकिन हम लोग इसको फिर मुस्तैदी से कोशिश कर रहे हैं कि ये नल जल का काम दुरुस्त रहे। और पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, और हमारे राज्य में क्या है कि पानी की परेशानी कि कहीं आर्सेनिक है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आयरन है, जो पानी में ये केमिकल्स हानिकारक हैं, वो काफी हम समझते हैं कि लोगों के शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको सही करने के लिए सरकार का ये काफी महत्वपूर्ण कदम था और उस पर काम भी हुआ है, इसका लाभ भी मिल रहा है। जो नहीं समझते हैं वो इसका लाभ नहीं लेते हैं, पानी का उपयोग नहीं करते। अब क्या है कि जो संपन्न लोग हैं अपने घर में आरओ वाटर लगाते हैं, उनको नहीं पता कि जो आप आरओ वाटर लगाए उससे बेटर क्वालिटी का पानी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। सब्जी पटाने में, तो मवेशी को साफ करने में, बाकी कामों में यूज कर लेते हैं, लेकिन पीने में यूज नहीं करते। जो पीने में इस्तेमाल करते रेगुलरली, उनको फायदा समझ में आता है और वो लोग रेगुलर यूज करते हैं। और हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस पानी का इस्तेमाल भी करें, यूज भी करें। उपयोगी पानी है, बेहतर पानी है। कहीं अगर गड़बड़ी है तो इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलता है, हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं, लोगों से प्रचार प्रसार होते रहता है कि जहां कमी है, जहां गड़बड़ी है, आप हमें खबर करिए, हम उसको दुरुस्त करेंगे। आपने कहा उत्तर बिहार में पानी कृषि, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर बिहार के इलाके में
पानी का क्राइसिस हुआ है। कहे कि पानी का क्राइसिस उत्तर बिहार में नहीं होता। उत्तर बिहार में हम लोग भी उत्तर बिहार से हैं, पूर्णिया में, सहरसा में, सुपौल में, इस सब में तो 10-15 फुट में पानी हुआ करता है। छोटा सा पाइप डालिए, एक फिल्टर लगाइए, चापाकल चलने लगता है। और एक चापाकल में एक बार डंडा चला दिए तो 1 लीटर से ज्यादा पानी निकल जाता था। तो इस बार थोड़ा क्राइसिस हुआ दरभंगा में, मधुबनी में, सीतामढ़ी में, इन सब इलाकों से कंप्लेंट्स आए कि वाटर लेवल भाग गया, 300 फुट पे पानी चला गया, जो चापाकल लगा हुआ था वो सूख गया। हम लोगों ने वार्ड लेवल पे इस पे काम किया। तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, सब लोगों का कॉल आता रहता था कि यहाँ प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम है। जहां भी प्रॉब्लम का शिकायत आया वहां हम लोगों ने काफी कोशिश किया और नया नया चापाकल लगवाया, टैंकर से पानी उपलब्ध कराया। टैंकर भी हमारे यहाँ खत्म हो गया तो ट्रैक्टर पर पानी का टंकी परचेज करके, डलवा करके, पानी भर भर करके हम लोगों ने गांव को भेजा, गांवों में भेजा। तो हद तक, बहुत हद तक पानी की समस्याएं कंट्रोल हुई। आने वाले समय में हम लोग और कई नए काम इस पे कर रहे हैं कि पानी का क्राइसिस नहीं हो। जहां जहां चापाकल है, वाटर लेवल भाग जाता है, तो हम लोग का प्रयास चल रहा है कि MBS सिस्टम हम लोग मल्टी विलेज स्कीम है, जो हम लोग पानी अंदर से नहीं निकालेंगे। ये सरफेस वाटर जो सतही जल है, जो यानी कि नदियों में जो जल आता है, बरसात के दिनों में जो पानी आता है, उसी को हम लोग कंट्रोल करके उसी पानी को प्यूरिफाई करके लोगों के बीच पहुंचाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा स्कीम बड़ा होता है इसका। ऐसे स्कीम हम लोग लगाने का काम शुरू करने जा रहे हैं कि एक एक प्रखंड में एक बड़ा स्कीम लग जाएगा और हम लोग सतही वाटर को रोक करके उसी को साफ करके लोगों को पीने लायक बना करके पिलाएंगे, ताकि भूगर्भ जल जो है उसका वाटर लेवल भी मेंटेन रहे और हम लोग नदी का पानी लेकर के इस्तेमाल भी कर ले, ताकि अगर वाटर लेवल ठीक रहेगा तो हमको पीने का पानी का भी कठिनाई नहीं होगी और दूसरी तरफ किसान भाई को भी पानी का समस्या नहीं होगा। अगर पानी भागता है तो किसानों को भी समस्या होता है। तो पानी पे काम चल रहा है, आगे बड़ी लड़ाई है वाटर को लेकर के। लोग कहते हैं कि दुनिया में वाटर क्राइसिस है और अगला कोई अगर यंग होगा, जंग होगा तो वो पानी को लेकर के होगा, अगर कोई युद्ध होगा तो वो पानी को लेकर के होगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम बिहार वासी सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ पानी का बहुत क्राइसिस नहीं है। खास करके उत्तर बिहार में और क्राइसिस नहीं है पानी का। 10 फुट पे पानी है, हम लोग जहां रहते हैं वहां 10 फुट पे पानी है। ईश्वर करे ये पानी बना हुआ रहे और वाटर लेवल भागे नहीं। और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, सरकार इस पर काम करते हैं, दोनों डिपार्टमेंट हम लोग भी काम करते हैं, इरिगेशन भी इस पर काम करेगा। कई जगह जो बांध है, डैमेज है, हम लोग ये चेक डैम वगैरह बनने का योजना चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी पैकेज दिया, फंड दिया कि फ्लड कंट्रोल कैसे होगा। ये वाटर से रिलेटेड सारा कुछ है। पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी को रोकने के लिए, पानी को रोकना भी हमारे लिए एक बड़ा विषय है। अब क्या है कि गाँव में हम लोग जाते हैं, बोले ये पानी जल जमाव है, इसको निकाल दीजिए, यहाँ नदी है, यहाँ चढ़ है, इसको निकलवा दीजिए। लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है कि पानी निकल जाएगा तो ये एरिया हमारे लिए खेती के लायक बन जाएगा, हम खेती करेंगे। हम समझाते हैं कि भैया आप सौभाग्यशाली के पानी है, लोग बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास ये पानी है, इसको सहेजिए। और जो चीज पानी से होने वाला, हम आपके चैनल के माध्यम से भी वहां के किसानों को भी कहना चाहते हैं कि जो पानी है उसका फायदा लीजिए, मत्स्य पालन करिए, मखाना का खेती कीजिए और जो भी उससे रिलेटेड चीज है वो अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इस पानी का फायदा होगा और इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा लेने का काम है, लेना चाहिए। जैसे कि आप खुद भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इतना साफ और बढ़िया पानी होने के बाद भी लोग पीने के काम में पानी को नहीं लाते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाने के में कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है? देखिए, अवेयरनेस लाने का कोशिश किया जा रहा है, अब उस लेवल पे नहीं हुआ है, जो नहीं समझ पा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को नहीं टच किया गया, एक एक गांव को नहीं टच किया गया है। प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन अब उस लेवल पे करने की आवश्यकता हम लोग भी मानते हैं कि लोग समझे कि इसका क्वालिटी क्या है। पानी के क्वालिटी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक लोगों को लगेगा अरे ठीक है, नल का जल है, आ गया, और वो लोहे का पाइप आता है, प्लास्टिक का पाइप आता है, लोहे का नल लगा रहता है। लोग कोई सोचते हैं पिए, कोई सोचते हैं नहीं पिए। तो हम लोग उसके क्वालिटी को भी बेटर कर रहे हैं, ताकि वो स्टील का नल होगा, थोड़ा पुश कॉक होगा, कोई खोल के छोड़ ना दे, नुकसान ना हो जाए। जो अब नया काम हो रहा है वो स्टील का नल लगेगा, तो ताकि देखने में खूबसूरत रहे, हम लोग पानी लेकर के पी सके। लोग नल देखते हैं प्लास्टिक का है, सर है, कौन पिएगा। तो ये भी थोड़ा सा माइंड सेट नहीं बनता है। तो लोगों को लगता है अच्छा वेस्टेज वाटर है, कुछ और आ गया है, पानी आ गया है, चलो खेत पटा लो, चलो मवेशी धो लो। ये थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता है, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं और क्वालिटी को और थोड़ा सा लुक वाइज बेटर कर रहे हैं। पानी का क्वालिटी ठीक है,
हम उसके लुक को और ठीक करना चाह रहे हैं। जो लोहे का है, जो ब्रास का रहता है, उसको पेंट किया रहता है, तो उसका थोड़ा लुक ठीक हो जाएगा। तो हमको लगता है कि देख करके लोग पिएंगे। हम लोग भी जाते हैं बाकी जगह, पहले रेलवे स्टेशन में कोई पानी नहीं पीता था, एयरपोर्ट पे लोग बोतल खरीद लेता है, लेकिन अब एयरपोर्ट पे मशीन लगा है, खूबसूरत सा मशीन होता है, बटन दबा के पानी पी ली। तो अगर उस तरह की व्यवस्था हम लोग करते हैं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये, और हम लोग का ये प्रयास है कि चौक चौराहे पर भी हम लोग गांव में भी कुछ ऐसा स्टैंड पोस्ट लगाएंगे, थोड़ा खूबसूरत हो, देखने लायक हो, लोग आते जाते पानी पी सके, वहां पर खुले नल से पानी पी सके, वैसी व्यवस्था का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो चौक चौराहे पर भी पानी का क्राइसिस नहीं होगा। नीरज जी, हमारे राज्य में बाढ़ का भी एक समस्या रहा है, खासकर बरसात के दिनों में और उत्तरी बिहार जैसे इलाकों में तो बाढ़ से काफी लोग प्रभावित होते हैं। तो सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार हर वक्त इस पे काम करती है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए, तब से अनवरत ऐसे विभाग में काम हो रहा है और वाटर मैनेजमेंट पे काम चल रहा है। जो हमारे यहाँ, हम तो उसी इलाके से आते हैं, 2008 का बाढ़ आप लोगों को याद होगा, जिसको हमने झेला है। और उस बाढ़ में लगभग हम समझते हैं कि 1.5 महीना तक हम लोग कंटिन्यू पानी में थे, लोगों के सेवा में थे। पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर कोई काम भी है, लग रहा था कि यही सबसे बड़ा काम है, और पूरी दुनिया भूल के हम लोग उसी में लगे हुए थे, ताकि लोगों को भी लगता है, अभी भी आप चर्चा करेंगे तो लोग मेरा नाम लेंगे, नहीं किस तरह के लोगों ने काम किया। और वो काफी भयावह स्थिति थी, इंटरनेशनल डिजास्टर के रूप में वो बाढ़ नाम हुआ था। तो उस पर काफी काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आए थे, तो उन्होंने 12,000 करोड़ दिया है कि भाई इस पे काम किया जाए। कोसी से एक रिवर निकलती, कोसी मेची नदी, तो कोसी मेची को जोड़ने के लिए परियोजना लाया गया, 7,500 करोड़ उसमें दिया गया, निविदा हो गया है। हमको लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से कि वाटर कंट्रोल करने के लिए, अगर कोसी में ज्यादा पानी आएगा तो मेची नदी में चला जाएगा, मेची में ज्यादा पानी आ जाएगा तो कोसी में आ जाएगा, तो इससे फ्लड कंट्रोल होगा। और जो नदी है, नदी के दोनों तरफ बांध बनाया गया और उस बांध को काफी मजबूत किया जा रहा है। पहले गाहे बगाहे हर साल बांध टूट जाता था, अब स्थिति है कि कभी कभी बांध टूट रहा है, नहीं के बराबर टूटता है। तो बांध के स्ट्रेंथिंग के लिए काफी काम किया जा रहा है। और बांध वगैरह अगर नदियों पे बना रहेगा, मजबूत रहेगा, तो बांध नहीं टूटेगा तो ये पानी का बाढ़ नहीं आएगा। बिल्कुल पानी आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बाढ़ नहीं। जो नेपाल की नदियां हैं, जो नेपाल से पहाड़ से पानी आता है, आप उसको रोक नहीं सकते। उसके सही तरीके से वो आए और चैनल वाइज वो निकल जाए, यही उसका समाधान है। और उस समाधान पे सरकार काम कर रही है कि इससे लोगों का नुकसान ना हो, इससे फसलों का नुकसान ना हो, इससे जानमाल का नुकसान ना हो। तो इसके लिए सरकार अनवरत काम करती है, हर साल कुछ न कुछ काम होता है और ये होता रहेगा। आगे भी इसके कंट्रोल के लिए काफी काम हो रहा है और काफी काम इस पर होता रहेगा। ये है, बाढ़ हमको लगता है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, सरकार का ये प्रयास है। बिहार की राजनीति में आपका एक बड़ा चेहरा है, आप बीजेपी के कदावर नेता भी माने जाते हैं, और ऐसे में आपने अभी अपने विकास कार्यों का भी जिक्र किया, गिनवाया भी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जो जनता है वो विकास के ऊपर वोट देगी या जाति धर्म इस बार भी हावी रहेगा? देखिए, हमें तो विश्वास है कि बिहार की जनता समझदार है और ये विकास के कामों पर ही अपना वोट करेगी, हमें जो विश्वास है। और हम ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बेहतर टर्म है, जिसमें सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अपने प्रगति यात्रा पे भ्रमण उन्होंने किया, काफी बड़े बड़े योजनाओं का उन्होंने अनाउंस किया और वो योजनाएं कई तो उद्घाटन हो चुके, कई में शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बार विकास का काम हुआ है, कोई सेक्टर नहीं छूटा है जहां विकास का काम नहीं हुआ है। गली गली में सड़कें बन गई, शायद संजोग कोई ऐसा टोला छूट गया हो जहां पक्की सड़क ना हो। हर घर को बिजली मिल गया, हर खेत को बिजली पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है बट पहुंच रहा है। ये बड़ा काम है किसानों के लिए। हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया, पहले मिडिल स्कूल नहीं हुआ करता था। लोग शिक्षा की बात करते हैं, पहले के शासन में क्या होता था, चरवाहा विद्यालय, तो पहलवान विद्यालय, पता नहीं कौन कौन सा विद्यालय खोला करते थे। तो हम समझते हैं कि अपराधियों के लिए एक बड़ा अपराध उद्योग वाला कारखाना सब खुला हुआ था। लेकिन अभी हमारी सरकार हर पंचायत में हाई स्कूल, अब हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की घोषणा हो गई, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेगा, हर अनुमंडल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में
मेडिकल कॉलेज हो रहा है, मैक्सिमम जिले में घोषणा हो गया, काम शुरू हो गया, कुछ जगह बचे हैं, वहां आने वाले समय में काम होगा। तो शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर जगह, हर पंचायत में एडिशनल पीएससी के रूप में अस्पताल बन रहे हैं, प्रखंडों पे बन रहे हैं पीएससी वगैरह। डॉक्टरों की कमी है, हम मानते हैं कि डॉक्टरों की कमी है। उसका कारण है कि डॉक्टर जो है या डॉक्टर जो बनते हैं वो ईंट पत्थर से डॉक्टर नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर जो बनते हैं अधिकांशतः क्या होता है कि पटना में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, वो गांव में नहीं रहना चाहते, गांव में नहीं रहना चाहते। तो हम कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, गांव में पोस्टिंग होता है। अब डॉक्टर कहते हैं पढ़े वह गांव में रहने के लिए, गांव में नहीं रहना चाहता है, भाग जाता है। और डॉक्टर का ऐसा जॉब है, कहीं भी डॉक्टरेट करके अपना क्लिनिक खोलकर बैठ जाएगा तो 2-4 लाख रुपए महीना कमा लेगा। तो इसलिए परेशानी होती है डॉक्टर के पोस्टिंग में। फिर भी हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग मतलब हर पंचायत को डॉक्टर दें, कंपाउंडर दें, सारी व्यवस्था दें। तो उस पर भी बड़े लेवल पे काम हो रहा है, दवाइयां मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो आयुष्मान कार्ड है, ये इतना महत्वपूर्ण चीज आया है, खास करके गरीबों के लिए। आप जानते होंगे कि गरीब लोग गांव से निकलते हैं, कोई बीमारी हो गया, शहर में आगे ब्रोकर लग जाता है इलाज कराने के लिए, और किसी प्राइवेट में लेके चला जाता है, 4 लाख 5 लाख का बिल बना देता है। अब 4 लाख 5 लाख का बिल बना दिया, जिसको 50,000 नहीं है उसको 4 लाख का बिल मिल गया। अब क्या करेगा बेचारा, कर्जा ले रहा है, जमीन बेच रहा है, गहना बेच रहा है, कहीं से भी कर्जा ला करके अपना किसी तरह इलाज करा के घर जाता था। ऐसी भी स्थिति हमने देखा है कि गरीब लोग आए, अस्पताल में इलाज कराए, उनका डेथ हो गया, और डेथ के बाद 5 लाख का बिल पकड़ा दिया कि भाई डेड बॉडी चाहिए तो 5 लाख जमा करो, और लोग जैसे तैसे मैनेज करके डेड बॉडी ले गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिया, और इस आयुष्मान कार्ड का इतना बड़ा फायदा है कि प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का इलाज उस कार्ड से मुफ्त में होता है, और फिर अगले साल 5 लाख, फिर अगले साल 5 लाख। ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इलाज के बगैर किसी गरीब को नहीं मरने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा काम हम लोग मानते हैं कि जो गरीबों के लिए हुआ है। हर घर को रसोई गैस चूल्हा मिला है, कई तरह के ऐसे काम हुए, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अब तो एमएलए एमपी के वाले कोटे, यहाँ भी विधानसभा और लोकसभा में भी इतना बड़ा आरक्षण दिया गया है। इतना सारा काम हो रहा है, जनधन योजना, तरह तरह का काम, हर एक जाति वर्ग के लिए विशेष तौर पे जो काम हो रहा है, जो योजनाएं भारत सरकार की तरफ से आ रही है। तो हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं लाए हैं, जितना काम कर रहे हैं, ये एनफ है। लोग अब जो भी विरोधी को काम बोलना है, विरोधी तो कुछ ना कुछ विरोध करेंगे। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि विरोधी के पास मुद्दा नहीं है। हम अगर कोई काम लाते हैं तो बोलते हैं हाँ काम तो है, हम ही बोले थे तब हुआ, हम ही बोले थे तो ये पेंशन बढ़ गई, हम ही बोले थे तो बिजली बिल माफ हो रहा है, हम ही बोले थे। अरे भैया तुम काहे ने कर दिया? तुम्हारी भी सरकार थी, तुम्हारे माताजी मुख्यमंत्री थे, तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, आप भी डिप्टी सीएम 2-2 बार बने, आपने क्यों नहीं किया ये तमाम काम? जब दूसरा लोग करता है तो बोलते हैं हम ही बोले थे तो हो गया, तो आपने कर देते। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप नहीं रहता ना जगह पर, तब तरह तरह का अफवाह फैलाता है। तो राज्य की जनता जान गई है कि अफवाह फैलाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, काम करने वाली सरकार है और काम करके देती है। हम लोग जब भी गांव में जाते थे, गरीब लोग हल्ला करते थे, अरे बिजली बिल बहुत आता है। जो महादलित बस्ती में जाते थे, बिजली बिल बहुत है, बिजली बिल बहुत है। ये चर्चा हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री से किया करते थे, कैबिनेट में चर्चा करते थे कि भाई इस तरह का चर्चा आता है गरीबों के यहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया और एक बार में घोषणा कर दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री। तो हम ये मानते हैं कि गरीबों का बिजली फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल, और हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए 125 यूनिट फ्री है। तो गरीबों का तो सबसे बड़ा कल्याण हो गया कि पंखा चलाना है कि बल्ब जलाना है, मिनिमम उतना ही में निपट जाएगा उनका। तो ये बड़ा काम हो गया। अब आप देखिए पेंशन योजना 400 रुपए मिलता था, इसको बढ़ा करके सीधे 1100 रुपया कर दिया गया। ये तमाम योजनाएं, इतना सारा काम हुआ है कि हमको नहीं लगता है कि अब एक कुछ भी, अगर जिनको लगता है कि सरकार से क्या काम होना चाहिए, सरकार से जो भी उम्मीद लोग करते हैं, वो तमाम काम सरजमीन पर उतार दिया गया है। तो विकास के नाम पर वोट मिलना चाहिए, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो विकास करने वाले को तकलीफ होगी। तो जो विकास करने वाले हैं, तो विकास के नाम पर पूरा पूरा काम हो रहा है और बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है। और निस्संदेह इस बार 2025 के चुनाव में
225 सीट से ज्यादा एनडीए को मिलेगा, ये हमारा विश्वास। नीरज जी, अभी आपने बात किया नेता प्रतिपक्ष और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से जो एसआईआर का मुद्दा हो, या फिर पिछले दिनों जो बिहार में आपराधिक गतिविधियां लगातार जो एक प्रति एक होती रही है वो मुद्दा हो, तो सरकार और विपक्ष के बीच एक टकराव की स्थिति जो हुई, तो आपको क्या लगता है लोकतंत्र के लिए ये कितना जरूरी है, या फिर लोकतंत्र के लिए ये कला धोखा? देखिए, जो घटनाएं घटी बीच में, हम मानते हैं कि ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, हत्याएं हुई, कुछ जगह लूट हुआ, लेकिन हम ये भी कंपैरिजन करेंगे। हम कंपैरिजन उस दिन को भी करेंगे, 90 के दशक में आप जाइए, जो लालू जी का राज था, राबड़ी जी का राज था, उस समय का और इस समय का कंपैरिजन। उस समय घटनाएं घटती थी, अपराधी घटना करने के बाद रोड पे घूमता था, सीएम हाउस में बैठता था, अपहरण होता था। अभी कोई अपहरण नहीं होता है, रैंसम के लिए अपहरण नहीं होता है, छिटफुट घटनाएं घटते ही लोग अपहरण का केस कराता है, लड़का लड़की भागती है, उसमें अपहरण का केस होता है। कोई कहीं बड़ा गैंगस्टर नहीं बच गया है, कहीं कोई अपहरण करके करोड़ों की वसूली नहीं हुई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और लालू जी के राज में जब अपहरण होता था तो इसका फैसला सीएम हाउस में होता था कि 1 करोड़ लेना है कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है, और लालू जी डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे। अरे लड़का बच्चा है, छोड़ो, गलती कर दिया, दे दो 1 करोड़ दे दो, हटाओ, छोड़ो 1 करोड़ में खत्म कर दो। अगर वो 2 करोड़ 5 करोड़ मांगता था मैनेज कर दिया। और ये बात हम लोग पहले भी बोला करते थे, और अभी थोड़े दिन पहले उनके परिवार के लोगों ने इन चीज को प्रूफ किया। सुभाष यादव जी है, वो आके मीडिया के सामने बोले, कहा सही में अपहरण होता था और सीएम हाउस में फैसला होता था, और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में रहते थे। और ये स्थिति अभी क्या है, अभी तेज प्रताप भी कई चीजों का खुलासा किया कि आरजेडी के ऑफिस में लड़कियों को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है कि लूटपाट मचाना, अपराध करना, बलात्कार करना। गैंग रेप हुआ करता था पहले, महादलितों के साथ गैंग रेप होता था, उस तरह की घटना यहां नहीं होती है। अगर इस सरकार में घटनाएं घटती है तो अपराधी का इनकाउंटर होता है, अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, उसे जेल भेजा जाता है और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे सजा भी कराया जाता है। ये सुशासन की सरकार, अपराध नहीं रुकता है कहीं भी, पूरे दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं जहां जीरो क्राइम हो, बट अपराध घटते बढ़ते रहता है। तो अपराध काफी घटा हुआ था, इलेक्शन का समय आए अपराध बढ़ गया। और अपराधी को अगर आप चिन्हित करेंगे, आप जितनी भी घटनाएं घटी है, जहां भी मुकदमा हुआ है, आप किस पर केस हुआ, आप निकालिए लिस्ट। आप लिस्ट जब निकालेंगे तो 80% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी से संरक्षित लोग हैं। तो इनका काम है कि अपराध करना, सरकार को बदनाम करना, और सरकार को बदनाम करने का भरपूर प्रयास चल रहा है और अफवाह फैलाने का भरपूर प्रयास चल रहा है। यही फर्क है हमारी सरकार में और उनके जंगल राज वाली सरकार में, यही फर्क है। नीरज जी, आपने जंगल राज की बात की, उस समय अपहरण और तमाम तरीके की आपराधिक घटनाएं होती रहती थी। हम लोगों ने तो नहीं देखा, पर आप लोग से हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, हिस्ट्री है एक। तो आज आपराधिक घटनाएं तो आज भी हो रही है, और जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, तो आपको नहीं लगता है कि उस जमाने में सर्विलांस नहीं था, इस तरीके के इतने हाईटेक जमाना नहीं था, तो आज आपके पास वो चीज उपलब्ध है जिसकी वजह से सरकार इतना कर पा रही है? देखिए, मैंने साफ तौर पर आपको समझाया कि फर्क क्या है। हम इंस्ट्रूमेंट की फर्क नहीं कहते हैं, ठीक है, अपराधी को पकड़ने में लेट लग सकता है, हमारे पास आप कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन ये तो नहीं था ना एक अपराधी सीएम हाउस में बैठता था। आप कोई कह दे कि नीतीश कुमार के कैंपस में कोई अपराधी इन कर गया, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई कह दे। उस दिन एकदम नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, और वो कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और ये प्रूफ के तौर पर वो कहते हैं। और ये तो प्रूफ है ना, लालू जी के राज में अपराधी अपराध करके रोड पर रहता था, अपराधी अपराध करके पता नहीं क्या क्या करता था, धमकी देता था, केस किया है, केस उठाओ, फिर से घर से उठा लेता था। अब शादी ब्याह होता था लालू जी घर में, तो कंपनी की यहां से कभी सफारी उठा के ले जाता था, कभी मारुति उठा के ले जाता था, बड़े बड़े व्यापारी भाग गए। ये नई बातें नहीं है, और ये सब चीज प्रमाणिक बातें। आप अखबार उल्टा के देखिए, उस समय का अगर कुछ वीडियो फुटेज होगा वो उल्टा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपराधियों का क्या वहां पर तांडव हुआ करता था। और अपराधी, सबसे बड़ी बात है कि अपराधी सीएम हाउस में बैठा रहेगा, वहां से गाइड करेगा, तो क्या हाल राज्य का होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो फर्क यही था कि हमारी सरकार में इनकाउंटर होता है, स्पीडी ट्रायल चला के सजा कराया जाता है। आप रिकॉर्ड उठाइए, उनका 15 साल, हमारा 15 साल, दोनों में कंपेरिजन कीजिए कि कितना इनकाउंटर उनके राज्य में हुआ, कितना इनकाउंटर हमारे राज्य में हुआ। उनके राज्य में कितने अपराधी को सजा हुआ, कितने अपराधी जेल गए, हमारे राज्य में कितने अपराधी का सजा हुआ, कितने अपराधी जेल गए। आप रिकॉर्ड मंगा लीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा।
क्राइम का सारा ग्राफ मंगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सुशासन है कि नहीं, वो जंगल राज था कि नहीं, ये फर्क आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। अभी अपने थोड़ा देर पहले सीटें भी अपने गिनवा दी कि एनडीए की सीटें जो 200 प्लस आएंगी, तो 225 प्लस 25 प्लस आपने बताया। जी जी। तो अभी प्रशांत किशोर जी आ गए हैं बिहार के चुनाव में, और उनका पार्टी भी हर 234 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो कितना फर्क डालेंगे? एनडीए को इससे फायदा होगा या लॉस होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी आ जाए या आप भी मीडिया चैनल चलाते हैं, आप आ जाइए, जनता तो ये देखती है ना कि कौन सा राजनीतिक पार्टी है, कौन सा सेवा का काम किया है, कौन सा किस तरह का काम कर रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए। कोई आ जाएगा बोलेगा हमको वोट दे दीजिए, हम बड़ा अच्छा काम कर देंगे, तो फिर इसका कमी तो है नहीं, बहुत दर्जनों लोग आ जाएंगे। प्रशांत किशोर जी ऐसे दर्जनों लोग आ जाएंगे कि भाई हम भी, इससे पहले भी याद करिए कोई कोई लोग आया करते थे कि भाई हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, हमको वोट दे दीजिए, पता चला कि चुनाव में चल गए, कहीं चुनाव भी नहीं हुआ और फिर 5 साल लापता हो गए। ये लोग अभी आए हैं, चुनाव का समय है, अभी घूमेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, अपना काम करने चले जाएंगे, धंधा पानी करने चले जाएंगे, बिजनेस करने चले जाएंगे। ये लोग बिजनेसमैन हैं। और बिजनेस किस तरह का करते थे? आपने अभी 5 चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव हुआ, आपने ट्रेलर देखा। ये उपचुनाव में क्या करते थे कि हम सारा सीट जीत जाएंगे। कौन सा सीट जीते? सारे सीटों पर जमानत जब्त होगी। दूसरा, ये आप उनका वीडियो क्लिप देखेंगे, हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप पूछे हैं तो आप सुनिए, उनका वीडियो क्लिप देखिए, उनका यूट्यूब पे है। ये लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम किए हैं, पूरा चुनाव जिताने का काम करते हैं। तो इनका भाषण था कि हम प्रधानमंत्री बनाते, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री बनाते थे। और हमारा फीस जानते हैं? आप लोग कहता है पैसा, हमारा फीस जानते हैं? तो लोग पूछा क्या फीस लेते हैं? बोले हम 1000 में नहीं लेते, हम लाख में नहीं लेते, हम करोड़ में भी नहीं लेते, हमारा फीस होता है सैकड़ों करोड़ में। तो भाई आप कह रहे हैं कई जगह हम मुख्यमंत्री बनाए, दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए। अगर आप दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए तो दर्जनों हजार करोड़ में आप गए हुए। आप कई हजार करोड़ के मालिक हैं, तो फिर वोटवो मांगते हैं, चंदो मांगते हैं, दोनों काम काहे करते हैं? प्रशांत किशोर जी देखिए बिजनेसमैन है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो काम करके अपना जो काम करते थे वो काम किए हैं। तो उनको लगा कि कई जगह हम सपोर्ट किए हैं, उसका कुछ फायदा हो सकता है, तो इसका फायदा हम ही कान ले। बिजनेस में आदमी देखता है कि हम किसी के लिए काम करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा हम काम कर रहे थे, बढ़िया बिजनेस हो रहा है, तो फिर वो अपने बिजनेस शुरू कर देते। समझ रहे हैं ना कि जो कोई बढ़िया मैनेजर होता है, किसी बिजनेस को चलाता है, अगर बिजनेस बेहतर चलने लगता है तो मैनेजर को लगता है कि मेरे वजह से बिजनेस चलता है, तो अपना बिजनेस खोल लेते हैं। तो सेम चीज प्रशांत किशोर जी के साथ में है। उनको लगा कि हम पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन के लिए लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं या मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हम काहे न बन रहे हैं? ये कोशिश शुरू की। हमारी शुभकामना प्रशांत किशोर जी को है, इस कोशिश में लगे रहे। आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में उनको जानेंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं ये भी कुछ करने वाला आदमी है, तो लोग खोजेंगे, देखेंगे, वोट करेंगे। लेकिन अभी उनको 5-10 साल मेहनत करना पड़ेगा बिहार में, और बिहारियों के दिल में जगह बनाने में वक्त लगेगा। बिहार के लोग समझदार हैं, होशियार हैं, वो अपने वोट के महत्व को समझते हैं कि हमारा वोट कितना महत्वपूर्ण है, हमारे 2-4 वोट इधर उधर होने से क्या स्थिति बनेगी लोग जानते हैं। इसलिए लोग बड़ा मिस्टेक नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। लोग वही वोट करेंगे जो बिहार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, जो गठबंधन है, लोग वही वोट करेंगे। जिनको बिहार से प्यार है, जिनको अपने भविष्य से प्यार है, अपने बच्चों के भविष्य से प्यार है, वो लोग बिहार को आगे बढ़ाने वाले एनडीए सरकार के साथ में चलेंगे। नीरज जी, आप तो अपने बातों से लग रहा है काफी अस्वस्थ हैं अपने वोट को लेकर के और अपने वोटर को लेकर के। एक बिहार में और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, तेज प्रताप जी राजद से निष्कासित होने के बाद 3-4 छोटी मोटी पार्टियों का गठबंधन बना करके और फिर से मैदान में आ गए हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा भी उन्होंने कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि राजद से इनका हट जाना, निष्कासित हो जाना, एनडीए के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? ये सब हम लोगों का कोई विषय नहीं है, ये तो उनका परिवार का विषय है। और जहां परिवार की बात आती है तो परिवार में इनका क्या वैल्यू है वो लोग समझते हैं। कहीं चले जाए पार्टी बना ले, ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है। वैसे तेज प्रताप दिल का ठीक आदमी है और हम समझते हैं कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अगर ये फैसला आप करते हैं, ये फैसला दूसरे के साथ भी करना चाहिए। आपके पार्टी में जितने लोग हैं वो इससे बड़ा बड़ा गड़बड़ी करते हैं, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब आपको भाई से प्रेम नहीं है, भाई को परेशान करना चाहते हैं। जो भाई भाई वाला दुश्मनी होता है ना, वो उनके परिवार में निभाया जाता है। ये स्थिति वहां बनी हुई है। नीरज जी, आप इतना बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और इतने बड़े बड़े काम करते रहते हैं, क्षेत्र की अलग समस्या है, ऊपर से चुनाव, विधानसभा का चुनाव आने वाला है,
तो इस सबके बीच आप अपने घर परिवार, खासकर 2 बच्चों को कितना समय दे पाते हैं? देखिए यही तो प्रॉब्लम है। अभी आपसे बात कर रहे हैं तो फोन आ रहा है घर से, बात नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पाते हैं। ये परेशानी तो होती है, हर परिवार को होता है कि हमारे घर के लोग हम हमारे साथ दें, बच्चों को होता है कि हमको साथ में रहें, फैमिली को होता है कि हमारे साथ में रहे। तो ये टाइम का क्राइसिस रहता है, जिसके चलते स्थिति थोड़ा सा हर परिवार में जो होता है वो हम लोगों के साथ भी होता है कि भाई तनावपूर्ण स्थिति बनती है। फिर किसी तरह समय निकाल करके मामला को ठीक करके फिर उनको भी संतुष्ट करके समझा के बुझा के बाहर निकलना पड़ता है। बच्चे हैं उनको भी समझा के बुझा के बाहर निकलना पड़ता है कि चलो भाई तुम्हारा अपना काम है, हमारा अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। तो बीच से समय निकालना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। और जो भी पॉलिटिशियन है उनकी ये परेशानी होती है। समय सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। हम लोग क्षेत्र में फंसते हैं तो लगातार क्षेत्र में रहना पड़ता है, दिन हो रात हो, घर से संपर्क भी नहीं हो पाता है। तो परेशानी देखिए, जो पॉलिटिक्स में रहेगा और रियल जो समय देगा उनके घर में परेशानी होगी। तो वो जनरल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग मैनेज करते रहते हैं, चलते रहता है। आपके क्षेत्र के जनता, खासकर छातापुर विधानसभा क्षेत्र, आपने वैसा मंत्री रहते हुए ऐसा क्या कार्य किया जिसके ऊपर आपको लगता है कि 100% वोट आपको देने चाहिए? देखिए हम मंत्री बनने के बाद कोशिश किए हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा काम हो। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी न्याय यात्रा में गए हुए थे, तो हमने उनसे पहले भी कई बार डिमांड किया था कि जो हमारा बीरपुर प्रखंड है वहां पर रजिस्ट्री कार्यालय नहीं था। इसको लेकर के काफी डिमांड हुआ करता था। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके वो निबंधन कार्यालय का घोषणा कराया। और जितनी भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने न्याय यात्रा में किया, उस तमाम घोषणाओं में पहला हमारे क्षेत्र का घोषणा का उद्घाटन हमने करा लिया कि दूसरे बिल्डिंग में रजिस्ट्री कार्यालय का हमने उद्घाटन करा दिया। लोग काफी प्रसन्न हैं कि अब वहां से उनको 40 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता है, वहीं 5-10 किलोमीटर के रेडियस में सारा काम हो जाता है, निबंधन का काम। तो ये वहां के लोगों के लिए बड़ा काम हुआ। उसके अलावा दूसरा काम अभी हुआ कि जो केंद्रीय विद्यालय सुपौल जिले में नहीं था। और पहले के पूर्व के कई नेताओं ने घोषणा किया, हमने यहां करा दिया, हमने वहां करा दिया, हमने यहां करा दिया, सुपौल में हो गया। सारा झूठ फरेब बोलने का जो लोगों का आदत रहता है वो बोल बाल के चले गए, कहीं कुछ हुआ नहीं था। काफी दिनों से लगे रहने से के बाद हमने वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय का काम कराया और केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में स्टार्ट हो गया। इस चीज से हमको भी तसल्ली मिलती है कि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय हो गया। हमारे क्षेत्र में छोटा सा एयर स्ट्रिप भी है जिसको उड़ान योजना में हमने जोड़वाया। और उड़ान योजना में वो बीरपुर में अब हवाई जहाज भी चलने की संभावना है। तो ये काफी बड़ा काम वहां के लिए हुआ है कि वहां से भी कनेक्टिविटी रहेगी। एयरपोर्ट में पैसा चला गया, एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया है और वहां से भी छोटे एयरक्राफ्ट चलेंगे। और आने वाले समय में जो हमारा बड़ा प्रयास अभी चल रहा है कि आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट हो, जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो बिहार सरकार का एक है, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ के काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा स्लो है। तो हम चाहते हैं कि अलग से भी सरकारी हो, प्राइवेट हो। अगर सरकारी हो जाता है तो और बेटर है, और सरकारी नहीं होता है तो हमने कई प्राइवेट एजेंसी से बात भी किया है। लोगों ने एप्लीकेशन भी डाला है कि बीरपुर में एक फ्लाइंग क्लब हो। अगर वो फ्लाइंग क्लब हम लोग बीरपुर में ले आते हैं तो उस जोन के लिए और बिहार का एक नाम अलग से भी हो जाएगा देश में, कि एक बिहार का और छतरपुर का एक अलग पहचान हो जाएगा। उस काम को लेकर के ये बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा हम अपने अपने डिपार्टमेंट से एक बड़ा योजना अभी तुरंत ले गए हैं, जो ये 320 करोड़ का एक योजना है, जिसको मल्टी विलेज सिस्टम बोलते हैं। कि हमने चर्चा की अभी कि सतही वाटर का हम लोग वहां पे सुरसर नदी है, उस नदी के पानी से पूरे छातापुर प्रखंड में अलग से पानी का सिस्टम हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी जस्ट वो उसका निविदा हुआ है, निविदा फाइनल होगा तो हर घर को शुद्ध नल का जल बेहतर तरीके से पहुंचेगा, कभी भी वाटर क्राइसिस नहीं होगा। ये हमने छातापुर के लिए बड़ा काम किया है। वहां के लोग इस पानी को पी करके स्वस्थ रहेंगे, इसकी तसल्ली हमको रहेगी। ये बड़ा काम वहां पर हुआ है। और कई चीजें भविष्य में लाना है जिसको हम लोग आगे लाएंगे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला काम है वो हमने तमाम चीजें कर दिया। गांव को सड़कों से जोड़ दिया, बिजली अब हर जगह रह रही है, पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया, कॉलेज भी खुलना है। हमारे यहाँ आईआईटी भी है, आईआईटी बीरपुर में है। और उसके बाद एक रिसर्च सेंटर हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में एक रिसर्च सेंटर भी खुला है। ये रिसर्च सेंटर वाटर मैनेजमेंट का है, जो देश का दूसरा है। पहला पूना में है, दूसरा ये इरिगेशन विभाग की तरफ से खोला गया है।
जो बीरपुर में उसका भी उद्घाटन होना बाकी है, 100 करोड़ से ऊपर का वो प्रोजेक्ट है। तो वो भी एक बीरपुर के लिए एक बड़ा काम है, देश भर से लोग वहां आएंगे। ये तमाम काम में हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा काम हुआ है। लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं है, इसका हमें पूरा भरोसा है। बाकी व्यक्तिगत तो कुछ ना कुछ चलते रहता है, छोटी मोटी समस्याएं आते रहती है। जो इन जनरल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तमाम काम छातापुर में हो गया है। इसके लिए हमको संतुष्टि है, बाकी विरोधी को संतुष्टि हो नहीं हो अलग बात है, वोट मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन हमको संतुष्टि जरूर है कि हमने उतना काम कर दिया जिससे कोई बड़ा कमी नहीं। ये पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से आप मंत्री रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा आपको समस्या कैसा है कि आपके जो विचार है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो परंतु सरकार उससे राजी नहीं हुई हो? देखिए, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन सरकार, अधिकारी और मंत्री, इसका अगर तालमेल सही रहता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अधिकारी जो सोचते हैं वही अच्छा होता है, जो पॉलिटिशियन सोचते हैं वो अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिशियन तो कुछ करते नहीं। मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी सोचेंगे वही बेहतर है, जो पॉलिटिशियन सोचेंगे वो बेहतर नहीं होगा। हमने कई ऐसे बेहतर प्रोजेक्ट का आइडिया दिया और उस पर काम भी हुआ, तो वो बेहतर काम हुआ। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था और मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हमने कई कामों का आइडिया दिया, जो टूरिज्म से रिलेटेड काम है, जो इको टूरिज्म से रिलेटेड काम है। अगर वो तमाम काम होता तो बिहार का नाम और आगे होता। जो काम नहीं हो पाया है, हमें भी अफसोस है कि वो काम होना चाहिए था। अगर वो तमाम काम होता तो बिहार टूरिज्म के नाम पर काफी आगे हो जाता। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कई वाटरफॉल्स हैं, अगर उन वाटरफॉल्स को डेवलप किया जाए तो जो यहाँ के टूरिस्ट बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वो राज्य भर से नहीं देश भर से टूरिस्ट बिहार में आएंगे। ऐसी व्यवस्था बिहार में की जा सकती थी, जो थोड़ा सा कमी है। हमको लगता है कि आने वाले दिन में टूरिज्म को फोकस किया जा रहा है और जो फॉरेस्ट के अंदर इको टूरिज्म है इसको भी काफी फोकस किया जा रहा है और इसमें काफी संभावनाएं हैं। अगर उस पर काफी काम हो तो हमको लगता है कि टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार काफी आगे बढ़ सकता है। नीरज सिंह बबलू अगर मुख्यमंत्री होते तो पीएचईडी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करते? ये मुख्यमंत्री हुई, मंत्री हुई, मंत्री मतलब होता है मुख्यमंत्री, नहीं पूरा 100% आपको पावर हो जाए तो क्या बिल्कुल। करते? तो देखिए, पीएचडी विभाग ये आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा विभाग है। नल जल का, ये पानी का क्वालिटी और हम बेटर कैसे कर सकते हैं, एक एक आदमी यही पानी पिए, मिनरल्स वाटर पिए, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता वाला काम है। कि लोगों को ये जो हम पानी का बोतल देखते हैं ना, ये हमको चिढ़ाता है कि भाई हम गरीब आदमी 20 रुपए का पानी खरीद के पिए, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता। कि जब हम पानी मुहैया करा रहे हैं और हम लोगों को बताते हैं कि आप चेक करिए, जो पानी नल जल से सही मशीन से अगर पानी आ रहा है तो उस पानी से बेहतर पानी है ये पानी जो हम पानी दे रहे हैं, फिर भी लोग 20 रुपए लीटर पानी खरीद के पीते हैं। ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हम ऐसी व्यवस्था और कर सकते थे और हम करने भी जा रहे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हम नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। हम अभी अपना बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको हम बोलने में दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना अलग से पैकेज वाटर भी लाएंगे पीएचडी की तरफ से, और वो पैकेज वाटर हम लोग हर घर में पहुंचाएंगे और सस्ते दर पर पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे घर गंगा जल भी देंगे। कई जिलों में गंगा जल का काम हो रहा है। तो अगर हम लोग पैकेज वाटर लाते हैं तो वो गंगा के पानी से पैकेज वाटर आता है, तो वो पैकेज वाटर हर जगह पहुंच जाएगा। तो मुझे तसल्ली मिलेगी कि हर घर गंगा जल उसी माध्यम से जा रहा है। और जो मार्केट में 20 रुपए का पानी है, अगर हम लोग लाएंगे तो उससे 10 से 12 रुपए में पानी ले आएंगे और उस पानी से बेटर क्वालिटी का पानी हमारा होगा। आने वाले समय में ये प्रयास हम जरूर करेंगे। अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या आप लोग फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे कि किनको मुख्यमंत्री बनना है, किनको मंत्री बनना है, किनको क्या बनना है, किसकी सरकार होगी। ये हमारा काम नहीं है। हम लोग अभी एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, जो हमारे बड़े नेता करेंगे, हम सब साथ में हैं। जिनको मुख्यमंत्री बनाना मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें ये भरोसा है कि एनडीए की सरकार में बिहार हमारा आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं
और उनको रहने का मन होगा तो और रहेंगे, या कि नहीं कोई चार्ज देंगे तो कोई और रहेंगे। जो भी रहेंगे वो बेहतर काम करेंगे, क्योंकि एनडीए का नेतृत्व दिल्ली से भी होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद फोकस करते हैं बिहार पे, उनके दिल में बिहार है, बिहार को विशेष पैकेज और विशेष फंड भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार आगे बढ़ के रहेगा, इसकी गारंटी है। एनडीए का सरकार बनता है तो बिहार काफी तेजी से बढ़ेगा आगे और बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। क्या आपको लगता है कि आपने कहा भी जैसे कि काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब काफी उम्र भी इनकी हो गई है, तो आपको लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? देखिए, ये बात हम कह नहीं सकते कि जब तक वो स्वस्थ है, जब तक काम करने के इच्छुक है, तब तक काम करेंगे। हर आदमी का रिटायरमेंट आता है जब उनको लगेगा कि हमको किसी और को काम दे देना चाहिए, किसी और को काम दे देंगे। काफी लंबा इतिहास बन गया, इतने बार मुख्यमंत्री बने, 8-8, 9-9 बार शपथ लिए, तो ये पूरा देश का एक बड़ा इतिहास बन गया इतना लंबा समय मुख्यमंत्री रहने का। बहुत लोग सोचेंगे इतनी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने, इतना लंबा समय तक मुख्यमंत्री बनने का, तो एक बड़ा इतिहास बन गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो तय करेंगे एनडीए के लोग, वो होगा। जी, अंत में क्षेत्र की जनता को, छातापुर खासकर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने क्षेत्र के लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं, वहां के समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहां से भी हमें सूचना मिलती है कि यहाँ ये समस्या, यहाँ ये काम है, जरूर कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान करें। और हम लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत नहीं पड़ते, ये उनको पता है कि भाई लोकल में कहीं किसी पचड़े में नहीं पड़ते, विकास के काम से मतलब रखते हैं। तो विकास का काम मैक्सिमम हमारे यहाँ हो रहा है, और आने वाले समय में अगर हमें और फिर से मौका मिलता है तब कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे कि छातापुर देश भर से लोग आए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे कि देश भर के लोग छातापुर है। अभी क्या है कि छातापुर लोग देश भर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन छातापुर में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था आने वाले समय जरूर हम करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए न्यूज लुक की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।